हेलो एंड वेलकम टू बिस्तक एंड आई एम तनीषा विद यू। और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो फायदे के फंड। और आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मटपाल सर, और जिनसे हम बात करने वाले हैं इस ओवरऑल वीक में क्या हुआ और कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड, एसआईपी और इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को अपग्रेड और मोर अपडेट कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो लेकिन लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर, मेरा सबसे आने वाला है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बात चल रही थी, आरबीआई पॉलिसी पे रेपो रेट जो कट हुआ है 25 बीपीएस तक। आपको क्या लगता है सर कि सरकार ने या आरबीआई ने ये जो कदम उठाया है, ये जो देखा जाए तो सर पूरे साल में 1% तक जो है हमारा रेपो रेट कम हो चुका है, तो आपको क्या लगता है सर इस कदम से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्या असर होने वाला है और जो पोर्टफोलियोज है उस पर क्या असर होने वाला है सर? कनिष्का, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। देखिए, बिल्कुल आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है, उसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि निवेशकों के हाथ में पैसा बचेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सबने, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, किस तरह का लोन लिया रहता है। और जब इसका बोझ कम होता है तो हाथ में पैसा बचता है। वो एक बात है। दूसरी बात, आपके निवेश पर भी इसका असर पड़ेगा, चाहे हम बात करें डेट की या इक्विटी की, दोनों तरफ से। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट को छोड़कर, क्योंकि यदि लोन का रेट कम होता है तो एफडी का भी रेट कम होगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन हम बॉन्ड्स की बात करें, हम इक्विटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि जब कंपनीज का बर्डन जो लोन का है, इंटरेस्ट रेट का कम होगा तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। तो इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है। और सिर्फ बात 25 बेसिस पॉइंट की नहीं है, बल्कि पूरे साल की बात करें तो 1.25% का तो रेट कट हो गया पूरे साल में। उसके अलावा जो जीएसटी की दरें कम हुई, और हम्म। इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स के जो रेट रिवाइज हुए, उससे काफी बड़ा फायदा मिला। हम्म। बहुत से लोगों की तो सच बोले तो इनकम पूरी टैक्स फ्री हो गई। तो हम्म। इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसा बच रहा है, इसका पूरा पूरा फायदा उन्हें मिलने वाला है। हम्म। सर, मेरा सवाल ये भी रहने वाला है आपसे कि ये जो रेपो रेट कम हुआ, बैंक्स ऑब्वियसली उनको फायदा होगा, और अल्टीमेटली गोल आरबीआई का यही है कि कंज्यूमर तक, एक निवेशक तक बोला जाए, उन तक कैसे इस फायदे को पहुंचाया जाए। तो बेसिकली ये तो एक मीडिएटर हो जाएंगे बैंक्स। आरबीआई जिस तरीके से हमारे तक अपनी चीज पहुंचाना चाहता है, जैसे आपने बताया, इसके सिवा भी और भी चीजें जो लिए गए स्टेप्स, जिस वजह से हमारा जो म्यूचुअल फंड्स पे भी अच्छा असर पड़ने को दिख सकता है सर। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जीडीपी भी हमारा जो है आउटस्टैंडिंग आया, तो उस पर आपको क्या लगता है कि ये जो भी हम, इंडिया इज राइजिंग अप एंड वेरी क्लोज टू डेवलपिंग स्टेप को भी अपग्रेड करके डेवलप्ड हो सकता है हमारे और एक्सपेक्टेशंस आगे और बढ़े, तो हमारे डेवलपिंग का जो क्राइटेरिया बढ़ जाए, बिकॉज वी आर ग्रोइंग रैपिडली। तो सर आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और नए निवेशक जो निकल कर आ रहे हैं, बेसिकली आज के म्यूचुअल फंड में जो नए निवेशक निकल के आ रहे हैं, जो जेंजीज आ रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि उनको इसका क्या फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए तनीष भाई, सही कहा आपने। जब इकोनॉमी ग्रो हो रही है हम्म। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फायदा होगा डेफिनेटली। हम्म। यहाँ पर सिर्फ बात इंटरेस्ट रेट कट की नहीं है। ओवरऑल देखें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, और आगे आरबीआई ने भी और उम्मीद जताई है, तो इससे एक बात तो पॉजिटिव है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अब बात यह है कि आप उसके बाद भी यदि एफडी में ही इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हम्म। फिर आपको कैपिटल मार्केट का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनीज की ग्रोथ बढ़ती है, सी इन सब चीजों से, सिर्फ ये बात मत समझिए कि इन्वेस्टर के हाथ में पैसा बच रहा है या इन्वेस्टर थोड़ा और इन्वेस्ट कर पाएगा। लेकिन मैं उदाहरण देता हूं आपको। अगर आप सोचते हैं कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से आपका लोन सस्ता हो जाएगा, आप घर लेंगे। एट द सेम टाइम बिल्डर भी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लोन लेते हैं। तो हम्म। उनका भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मार्जिन बढ़ेगा, यानी हम्म। प्रॉफिट बढ़ेगा उससे। तो अगर बिल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करेंगे, वहां ग्रोथ दिखाई देगी। हो सकता है कि इस बेनिफिट को पास ऑन भी करें बायर्स के लिए। तो बायर्स के लिए हो सकता है कि घर थोड़े सस्ते भी हो सकते हैं अगर हम्म। वो पास ऑन करें, अदरवाइज एटलीस्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब इन चीजों का फायदा मल्टीपल प्लेसेस पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपने कहा जेंजी की बात करें, इवन हाँ, बहुत से सारे मिलेनियल्स भी ऐसे हैं जो आज भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम्म। तो मेरा कहना यह है कि जब कंट्री ग्रो कर रही है और आपको भी इसका फायदा उठाना चाहिए, तो अब आपको जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उससे निकलकर कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके लिए म्यूचुअल फंड तो एक अच्छा जरिया है ही, क्योंकि
डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। रिसर्च लगती है, टाइम लगता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका काम है, उनके जरिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं आपके पास में, अपने रिस्क के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, और हम उस पर चर्चा भी करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। जेन जी को बिल्कुल सोचना चाहिए, मिलीनियल्स भी जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इवन उसके पीछे जेन एक्स भी, हाँ। उनको भी सोचना चाहिए। तो सभी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार करना चाहिए। हम्म। सर अब एक बार अगर जेंजीज और इनकी बात छिड़ी गई है तो मेरा पर्सनल सवाल आपसे ये भी रहेगा कि सर ये जो जेंजीज हम मतलब काउंट करते हैं, देखा जाता है कि वो शॉर्टकट्स में जल्दी मतलब दे वर्क स्मार्टली सो दैट rather देन हार्डली, दिस इज व्हाट दे हैव बीन गिवन द कैप्शन ऑफ। सर आपको क्या लगता है कि ऐसे जो इस समय जो यूथ है वो शॉर्टकट्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो कौन से इन्वेस्टमेंट आइडियाज उनको चुनने चाहिए इफ दे आर द न्यू इन्वेस्टर्स इन दिस इंडस्ट्री? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा सोच हाँ। में फर्क आता है। क्योंकि अगर हम बात करें, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत बाद में इंटरनेट देखा। हम्म। आपने डेफिनेटली इंटरनेट अपने जन्म के कुछ समय बाद या इमीडिएटली देखा हो गया, उससे कुछ पहले। समय बाद और सर, अब जो हमारे हम भी बात टाइम पे करें, कुछ समय बाद ही। यस, बट अब अगर हम बात करें कि जो जेंजी की, तो उन्होंने तो मतलब बचपन से ही सब कुछ देखा, तो इमीडिएट उनको चीजें मिलती गई। तो हम्म। बहुत सारा, इकोनॉमी की भी बात करें तो हम्म। एक टाइम पर एक एरिया में एक टेलीविजन से लेकर आज एक घर में हर रूम में टेलीविजन होने तक हमने वो चीजें देखी हैं। तो मल्टीपल चीजों पर हमने बदलाव देखा है। तो इससे एक बात तो जरूर है। देखिए, कभी टेस्ट क्रिकेट होता था तो आप देखते थे कि 5 दिन तक क्रिकेट चल रहा है, फिर 50-50 का टाइम आया, वनडे हुआ, उसके बाद में T20। तो बिल्कुल जो जेंजी है उन्होंने ये सब देखा है कि जल्दी से मिलना चाहिए। और बात करें तो क्विक कॉमर्स, पहले हम ई कॉमर्स की बात करते थे कि ऑनलाइन सामान मिलता है। अब तो 7 दिन वेट करने का, 5 दिन वेट करने का मन नहीं करता। अब क्विक कॉमर्स में 10 मिनट में सामान घर पर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो वो बातें हैं। तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन एक चीज है, देखिए क्या होता है, ये बात सही है कि जिस तरह का जेंजी ने देखा है समय, उनको लगता है कि सब चीजें तुरंत हो जानी चाहिए। हम्म। बट कुछ चीजों में समय लगता है, वो अपने समय से होती है। हम्म। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पहले, जिस जैसे एग्जांपल दिया मैंने, टेस्ट क्रिकेट टू वनडे टू T20, या हम्म। फिर ई कॉमर्स टू क्विक कॉमर्स, बट इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम देना देना होगा। हम्म। एक चीज हो सकती है कि देखिए, आप अपने गोल के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अलग अलग असेट क्लास का चुनाव करते हैं, करना चाहिए। उसमें यदि आपको लगता है कि मेरा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें मैंने डाइवर्सिफाइड फंड रखे हुए हैं, बट जो बदलाव होते हैं, जैसे हमने अभी देखा रेट कट हुआ, इसका फायदा कहां पर होगा, उसका फायदा कैसे उठाया जाए। तो अपने पोर्टफोलियो में 20-25% एलोकेशन आप ऐसा रखिए जिस पर समय समय पर जो बदलाव होते हैं सरकार की तरफ से, या फिर नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल पॉइंट पर जो चेंजेस होते हैं उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो आपका 20-25% पोर्टफोलियो से हम बोलते हैं सेटेलाइट पोर्टफोलियो। तो हम्म। जो कोर पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। आपको अपने गोल के साथ में अलाइन करना है, और डाइवर्सिफाइड फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के जरिए भी जो एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अब जो जैसे ये रेटेड कट हुआ, तो इसका फायदा, जिस मैंने बोला, रियल एस्टेट सेक्टर में मिल सकता है, कंजम्पशन पर हम्म। इसका फायदा मिलेगा। ऑटोमोबाइल हम देख रहे हैं कि जो मैंने सारी बातें कही, रेट कट का तो एक है ही है, उसके अलावा क्योंकि आपका जीएसटी के रेट कम हुए, आपके हम्म। इनकम टैक्स की दरों में बदलाव हुआ। तो हम्म। अगर आपके हाथ में पैसा बच रहा है तो लोग अपनी गाड़ी अपग्रेड करने पर विचार कर रहे हैं, जिनके पास में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर लेने की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखेंगे काफी ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसी चीजों का फायदा उठाना है तो जो सेक्टरल फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, उनमें एक्सपोजर लिया जा सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि आपको अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से अलाइन करना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल एलोकेशन, और बाकी जो है वो स्ट्रेटेजिकल एलोकेशन रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारी ऑडियंस अभी जेंजी या फिर इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रही हैं और सोच रही हैं कि कैसे यहाँ पर शॉर्टकट भी अपनाया जाए, तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं हो सकता। आपको पेशेंस इज द ओनली की यू कैन वर्क व्हेन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस क्वेश्चन सर। ये बहुत बार हमारे कोई भी इंटरव्यू जाता है उसके नीचे ये सवाल जरूर आता है कि शॉर्टकट्स बताइए, शॉर्टकट बताइए। तो मैंने कहा
देर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू। मैंने कहा फिर जब एक्सपर्ट अपने खुद ही एक अपना ओपिनियन देंगे, देन मे बी दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सर, एक और सवाल मेरे मन में है कि क्या इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स के जो निवेशक हैं उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है इस करंट सिचुएशन से? और सर, इसके साथ आप इक्विटी और हाइब्रिड फंड के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा, जो हमारी न्यू ऑडियंस है वो समझ पाए। बिल्कुल। जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि समय समय पर कुछ चीजें चेंज होती हैं जिसकी वजह से आपको इसका फायदा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इस बात का वेट करें कि रेट कट होगा तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, रेट बढ़ेगा तो कहाँ इन्वेस्ट करूं। इसके बजाय आपको अपने गोल सेट करने चाहिए, उन हम्म। गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो किसी भी वक्त पर यदि आपके पास लंबा समय है तो हम जानते हैं कि इक्विटी ही एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करके और आपको ग्रोथ में मदद कर सकता है, आपको आ, मतलब वैल्यू क्रिएट करने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना हम्म। होगा। अब बात करते से आपने कहा कि इक्विटी और हाइब्रिड, तो पहले हम चलो इसकी बात भी करते हैं, इक्विटी फंड क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, या डेट क्या होता है। हम्म। देखिए, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, अपने हम्म। आप में एसेट क्लास नहीं है। एसेट क्लास क्या है? इक्विटी, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? आपको शेयर मार्केट यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। हम्म। आपको डेट मतलब कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पोस्ट ऑफिस की स्कीम जिन्हें हम स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं, इन सब में इन्वेस्ट करना है। कमोडिटी में करना है तो आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, उदाहरण के तौर पर इनमें ज्यादा किया हम्म। जाता है। रियल एस्टेट में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाई करेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाई करेंगे, या फिर कोई प्लॉट ऑफ लैंड लेंगे, इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। अब इन चीजों में आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम्म। लेकिन म्यूचुअल फंड एक जरिया है, वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन सब चीजों में निवेश कराने में आपकी मदद करता है। तो हम्म। यदि आप एक इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप डेट फंड में करते हैं तो डेट फंड का पैसा डेट सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर इत्यादि में निवेश होता है। हम्म। आप गोल्ड फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा गोल्ड में निवेश होता है। तो इस तरह से आपको पहले डिसाइड करना है कौन सा एसेट क्लास। अब यदि आप समझते हैं कि छोटा पैसा है और मुझे इक्विटी भी मिल जाए, उसमें डेट भी मिल जाए और मुझे गोल्ड भी मिल जाए, तो वो भी कैटेगरी आपके पास है जिसे हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। हम्म। इसी तरह से हाइब्रिड में आपको चाहिए कि नहीं, गोल्ड तो मेरे पास घर में रखा हुआ है, फिजिकल गोल्ड, लेकिन इक्विटी और डेट में मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो आपके पास वो भी कैटेगरी है हाइब्रिड की, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। और आप चाहते हैं कि इक्विटी और डेट में करना तो है, पर इक्विटी में एलोकेशन कम हो, डेट में ज्यादा हो, तो आपके हम्म। पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी भी है। तो म्यूचुअल फंड इतना बढ़िया जरिया है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना समय है, हम्म। कितना रिस्क ले सकते हैं, और किस तरह का एसेट क्लास आपके लिए सुटेबल रहेगा। हम्म। आपके पास सारी तरह की चॉइस है। कई बार तनिष्का, मैं बताऊं आपको कि कई लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, पर ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट को छोड़कर बाकी चीजों में कर सकते हैं और मिक्स में भी कर सकते हैं। हम्म। ये एक बहुत बड़ा सर आपने पॉइंट क्लियर कर दिया है, जो लोग नहीं समझ पाते और इसको मर्ज कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन था जो मैं चाह रही थी कि लोगों तक पहुंचे और क्लियर हो। और जिस तरीके से आपने समझाया, तो जिनको नहीं भी पता होगा उनको शायद इसकी पूरी डेफिनेशन सही से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर दैट सर। बढ़ते एक और सवाल की तरफ, जो ये सारे सवाल सर मैं आपको बता दूं, ये हमने वो लिए हैं जो आते हैं और जिनके सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर इन्फ्लेशन सिर्फ 2% है तो डेट म्यूचुअल फंड में बॉन्ड यील्ड्स पर क्या असर पड़ सकता है, और निवेशक अब किस तरह की डेट स्ट्रैटेजी को अपनाएं? ये भी एक सवाल सर लोगों के मन में आता है, अगर फंड्स की बात चल रही है तो। बिल्कुल। जी। देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आप ये मत सोचिए कि इस वक्त पर अगर रेट कट हुए हैं तो इसका मतलब आप पूरा पैसा अपना बॉन्ड्स में या फिर डेट फंड्स में हम्म। निवेश करें। आप हम्म। अपने गोल से स्टिक रहें, आपका जो गोल है उसके हिसाब से जो एसेट क्लास है उसमें आपको निवेश करना चाहिए। बट यस, क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात जरूर करेंगे। देखिए, जब रेट कट होते हैं, रेट कट की संभावना होती है, तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो हम्म। आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर पुराने बॉन्ड्स हैं और अब मालूम है कि नए बॉन्ड्स जब आएंगे तो उस पर कम इंटरेस्ट रेट होगा, तो जो पहला जो हायर रेट वाला जो बॉन्ड है उसका आपका प्राइस बढ़ जाता है। तो हमेशा इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो बढ़ेगा। अब बॉन्ड यील्ड की बात करें, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगी, तो ऐसे में हमने देखा वैसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड है 6.51 से 6.49,
परसेंट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नए बॉन्ड्स इशू होंगे उनके रेट कम होंगे, जो पुराने होंगे उनमें प्रीमियम होगा। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? हाँ। यहाँ पर दो स्ट्रेटेजी होती है, एक होता है अप्रूवल, दूसरा होता है ड्यूरेशन। तो हम्म। यहाँ पर जो ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपके फेवर में काम करेगी, हम्म। क्योंकि अगर आपकी ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी है मतलब जितना बड़ा आपका टर्म है उस बॉन्ड का, उदाहरण के तौर पर आपने एक डेट फंड में निवेश किया हुआ है, उस डेट फंड ने जिन बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है उनकी मैच्योरिटी मान लीजिए 5 साल की है, 7 साल की है, किसी भी अवधि की हो सकती है। जितनी लंबी अवधि होगी उतना ज्यादा उस पर फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो इस वक्त अगर निवेशकों को निवेश करना है तो हम्म। जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड्स फंड हैं, जैसे कि मैं बात करूं पीएसयू एंड बैंकिंग डेट फंड्स, हम्म। उसमें निवेश किया जा सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड्स में आप निवेश करेंगे, बॉन्ड फंड्स में निवेश करेंगे, डेट फंड्स में निवेश करेंगे, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। सर एक और मेरा सवाल, इन्वेस्टमेंट की अगर बात चल रही है तो उठेगा कि सर एसआईपी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहता है, लोग बहुत ज़्यादा एसआईपी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि वो क्योंकि उसके अंदर सर ज़्यादा आप पे केपेक्स हो या फिर ज़्यादा उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ज़्यादा फंड्स हों उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो सर अभी एसआईपी जो है उसमें 29,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश हुआ है अभी हाल ही में। और सर क्या आरबीआई की जो ये नई नीति है ये क्या इसे और बढ़ा सकती है, और जो ये नए निवेशक हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एसआईपी ज्यादा फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल बेनिफिशियरी है? और सर क्यों लोग ज्यादा उस पर इस समय जा रहे हैं, उसके ऐसे क्या बेनिफिट्स है जो एफडी आरडी अदर म्यूचुअल फंड्स में नहीं अभी दिख रहे हैं, जो लैक हो रहे हैं, या फिर जो ये यूएसपी बन रहा है एसआईपी का? हमेशा आपके सवाल में मल्टीपल सवाल है, मैं एक-एक करके जवाब देता हूँ। तो सर ये पहली बात सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, नहीं नहीं, अच्छी बात है, और जितने सवाल आप पूछेंगे उतने ही क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को मिलेगी, तो अच्छा है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो आपने कहा कि जो एसआईपी बुक है वो 29,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, तो इसका मतलब निवेशकों का जो भरोसा है म्यूचुअल फंड की तरफ वो बढ़ा है। तो इसके कारण एक तो अवेयरनेस काफी क्रिएट हुई है। दूसरी बात है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी है। रेगुलेटर्स, हम जानते हैं कि सेबी जो है वो बहुत अच्छा काम एज ए रेगुलेटर कर रहा है, और निवेशकों का भरोसा इस तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात, क्या निवेशकों को करना चाहिए? तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आज भी अगर देखें तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल है उस हिसाब से उतना अभी तक पेनिट्रेशन नहीं है। यहाँ पर बहुत स्कोप है। इन्वेस्टर्स, हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अभी भी बहुत छोटा जो एक परसेंटेज है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। मैं कहूंगा कि सबको करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए 100 रुपए से आप माइक्रो एसआईपी कर सकते हैं। पहली बात तो, जो आपने कहा कैपिटल बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपया तो कोई भी व्यक्ति 100 रुपया महीना हम्म। एसआईपी में यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। तो अगर आपको सिर्फ एक मतलब कुछ ये समझना है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है बट एक टेस्ट करना है कोई चीज को, तो उसके लिए भी 100 रुपए से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। बट हाँ, पैसा बनाना है तो ज्यादा करना होगा। तो ये बात है, छोटी सी से शुरुआत की जा सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट थे, एक टाइम पर हम जानते हैं कि आपको पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स पर 10-12% का इंटरेस्ट भी मिलता था, जो हम्म। कि अब 6-7% तक ही सीमित रह गया है। तो हम्म। अगर आज तो ठीक है इन्फ्लेशन कम है, पर हमेशा तो कम नहीं रहेगा ना। हम्म। महंगाई दर तो बढ़ेगी हमारी कंट्री में। इस वक्त ठीक है हम 2% के नीचे महंगाई दर है, लेकिन अगर हम जनरल इन्फ्लेशन की बात करें तो हमेशा 6% के आसपास आपको मान के चलना चाहिए। हम्म। और आज भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों पर, अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो एजुकेशन में 10% से महंगाई दर बढ़ रही है और बढ़ती है ना। हम्म। तो अगर कोई अपने बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा हो, उनकी शादी के लिए बात कर रहा हो, अपने रिटायरमेंट की बात कर रहा हो, तो आप ये नहीं सोच सकते कि महंगाई दर 2% के आसपास रहेगी। आपको 6% to 10% के हिसाब से देखना होगा। तो हम्म। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, तो आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे? तो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट रह के हम्म। नहीं रुकना है, क्योंकि उससे फिर आपका गोल अचीव नहीं होगा। और एक एज के बाद आपको ये महसूस होगा कि शायद उस वक्त ये किया होता तो अच्छा होता, और वो टाइम निकल चुका होगा। तो आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट नहीं होना चाहिए या पीपीएफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है उसके लिए आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में आप एसआईपी कीजिए। नए निवेशक हैं, हाइब्रिड फंड में एसआईपी कीजिए। छोटे अमाउंट से कीजिए, लेकिन आप शुरुआत कीजिए और समय के हिसाब से बढ़ाते रहिए। तो एक तो हो गई बात, ये बात कि क्यों करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हो गई, इसकी वजह से लोगों का थोड़ा ध्यान इस तरफ
आया है, भरोसा बढ़ा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पोटेंशियल बहुत है। अभी भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसकी वजह मैंने को बताई है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं। तीसरी बात एक और भी है कि देखिए, क्यों निवेशक कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, उसका एक जो मैंने कहा, दोबारा थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ना, अगर आप 5-6% वाली चीजों में ही इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आपको पता है गोल अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए निवेशकों को ये बात समझ में आ गई है कि उनको रिटर्न कम मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा है, हालांकि पिछला एक साल जो रहा वो शायद इतना अच्छा नहीं रहा, बट उसके पहले के 21 से लेकर 24 तक आपने देखा कि इक्विटी में जो एक मतलब बहुत ही अच्छे, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमने जो ग्रोथ देखी, तो उसको लेकर भी निवेशकों को काफी भरोसा जागा है। और मैं कहूंगा कि ये मत देखिए कि पिछले एक साल में अगर आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा होगा, ये इक्विटी मार्केट का नेचर है, कभी ऊपर कभी नीचे। बट लॉन्ग टर्म में आप जो जिस तरह के फिक्स डिपॉजिट रिटर्न देखते हैं, उससे बेहतर उम्मीद रख सकते हैं। रिटर्न गारंटी नहीं होते हैं, ये कहना जरूरी है। बट हमने देखा, हमारी इकोनॉमी में भरोसा है। अगर आप पे भरोसा है कि देश ग्रो करेगा, तो कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपको भरोसा है कि देश हमारा प्रगति कर रहा है, तो आपको कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए। हम्म। सर, एसआईपी की तरफ इस वजह से लोग ज्यादा जाते भी हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। अगर एसआईपी की अगर बात चल रही है थोड़ी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी सर, लोग इसे एसआईपी इज अ मैजिक भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत, आपने बोला कि 100 रुपए से भी आजकल, 100 रुपए से क्या ही है, आज दिन में ही इंसान के 250 250 रुपए, 2,500 तो महीने में खर्च हो जाते हैं, इफ यू आर लिविंग इन अ रिमोट सिटीज और एनीथिंग। सर, लेकिन जो एसआईपी है, लोग उसको मिथ भी बोल देते हैं कि एसआईपी की वजह से लोग दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तरफ, मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सर, आपको क्या लगता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, फर्स्ट तो आप, आपकी सेविंग, एक्सपेंसेस और डेट कितना हमें बैलेंस करना चाहिए फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन या इन्वेस्टर हु इज अर्निंग जस्ट अराउंड 30,000, इफ आई से फॉर एन एग्जाम्पल। वो कहेंगे कि इन्फ्लेशन अभी कम है, आगे पता नहीं। दे मतलब ये भी बोल सकते हैं कि बजट आ रहा है, इस वजह से भी ये सारे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है? ऋषा, ऐसा फिर है से कि मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे। कोई बात नहीं तनिषा, बिल्कुल आप पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आंसर दे पाऊं। तो तनिषा, पहली बात तो ये है जो आपने कहा कि कई इन्वेस्टर सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। ये तो बिल्कुल सोच शायद एक मिथ है, क्योंकि हम्म। म्यूचुअल फंड से बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन कहाँ मिल सकता है आपको। हम्म। जहां मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें, तो वहां हाँ। पर भी मल्टीपल सेक्टर्स का हम्म। आपको एक्सपोजर मिलता है ना। आपका पैसा जो होता है, अगर आप देखिए खुद पैसे से शेयर भी लेंगे, तो आपने मान लीजिए थोड़े पैसे हैं, एक आपने किसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शेयर ले लिया, या आपने एक फार्मा का शेयर ले लिया, या एक आईटी का शेयर ले लिया, पर यहाँ पर एक फंड में 100 रुपए भी निवेश करते हैं, तो हाँ। आपको कई सेक्टर्स वहां पर मिल जाते हैं। हाँ। दूसरी बात, हम इक्विटी को छोड़कर अगर ये भी बात करें कि नहीं भाई, मुझे तो इक्विटी के साथ साथ बॉन्ड भी लेना है, डिबेंचर भी लेना है, तो वो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाइब्रिड फंड्स हैं। गोल्ड भी चाहिए, सिल्वर भी चाहिए। तो एक ही फंड में आपको इक्विटी के मल्टीपल सेक्टर्स के साथ में एक्सपोजर, साथ में बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सब भी मिल जाता है, साथ में गोल्ड और सिल्वर मिल जाता है। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, तो आपको म्यूचुअल फंड से बेहतर कहीं मिल ही नहीं सकता। हम्म। सब कुछ यहाँ पर है। अब दूसरी बात ये होती है कि कितना करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में किस तरह डिसाइड करना चाहिए। मैं बताऊंगा, एक ना रूल ऑफ थंब है, जिसे हम बोलते हैं 50-30-20। हम्म। तो ये ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि 50% जो है आपके जो जरूरी खर्च है, जो आपके मतलब नेसेसिटी है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर का रेंट है, या फिर आपका ट्रैवल, हाँ। ईएमआई है, आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, स्कूल की फीस है, जिसे आप कम नहीं कर सकते, है ना, वो आपको जरूरी एक्सपेंस हो गए। 30% कहा जाता है कि आपके जो चाहत है, जो वांट्स हैं, कि भाई आपने बाहर खाना खाने जाना है, मूवी देखनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जो जरूरी नहीं है पर आप खर्च करते हैं 30%। 20% आपको सेविंग करनी चाहिए। बट मेरा कहना यह है, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। दो वजह हैं, क्योंकि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम बाहर की बात करें तो आपके वहां पर रिटायरमेंट के हिसाब से काफी बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम होती हैं। तो हम्म। हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। 50% ठीक है कि जरूरी है, उसके लिए 50% खर्च कीजिए। आप सेविंग 30% रखिए, हम्म। और 20% आप जो अपने बॉन्ड्स हैं उसके लिए खर्च कीजिए। तो थोड़ा सा हम्म। बदलाव है। तो 50-30-20 है, पर मेरे लिए वो है 50% नेसेसिटी, 20% योर वांट्स, लग्जरी, और 30% सेविंग आपकी होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हम्म। और एक बात और है, एक टाइम के बाद में क्या होता है, आपकी इनकम काफी बढ़ जाती है,
पर खर्चे जो होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। जब आप शुरुआत में जब जॉब ज्वाइन करते हैं, नॉर्मल हो सकता है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आए हैं, नॉर्मली आप मान लीजिए 25,000 50,000 महीने की भी सैलरी पे आप ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद जब प्रमोशन होता है और वैसे भी हम्म। इंडस्ट्री ग्रो होती है तो आपकी सैलरीज बढ़ जाती हैं। हम्म। पर आपके खर्चे जो हैं, कई बार जब तक कि आप बिल्कुल बहुत ही इस तरह से मतलब खुले हाथ से खर्च ना करने लगे, तो आपके पैसा और बचता है। जब बचता है तो आपको सेविंग्स भी आपकी बढ़ाती रहनी चाहिए। तो जो रूल मैंने बताया 50 30 20, उस पर ध्यान दीजिए और समय के साथ आप निवेश को बढ़ाते रहिए। तो उसका एक तरीका है। देखिए, एसआईपी के बारे में काफी लोग जानते हैं, हम्म। लेकिन एक चीज है स्टेप अप एसआईपी, हम्म। वो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आपकी जब शुरुआत में जॉब लगती है, आप 5,000 महीना 10,000 महीने से शुरुआत कर लीजिए। हम्म। लेकिन 10% हर साल का स्टेप अप रखिए उसके अंदर। वो शुरुआत में ही फिक्स हो जाता है, ठीक है, आप पहले ही कर देंगे। तो हर साल, जैसे इस साल आपने 5,000 की एसआईपी शुरू की हर महीना, अगले साल वो 5,500 की हो जाएगी। उससे अगले साल में फिर 10% से बढ़ जाएगी। ये आप लगा दीजिए, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि आपकी इनकम 10% से तो कम बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। हम्म। अब दूसरी बात, ये भी निवेशक ये कह सकता है कि मैंने बढ़ा तो दी पर मेरी सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या। तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी, आप रोक भी सकते हैं। आप एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं कुछ समय के लिए। आपने जो स्टेप अप किया है उसे बंद करके आप रेगुलर उसी अमाउंट पे एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ कोई पेनल्टी नहीं है, तो आप शुरुआत पे कर लीजिए। नहीं कर पाए किसी वजह से या कोई दूसरे कारण हुए, या हो सकता है कि सैलरी नहीं भी कम हुई, सैलरी और बढ़ गई पर खर्चे बढ़ गए आपके, तो भी आप एसआईपी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो कम से कम शुरुआत में आप 5 10 हजार की एसआईपी जो भी शुरू की है, उसमें 10% का स्टेप अप कीजिए। उसके बाद एक काम और कीजिए, जब जब आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि तय है कि 10% तो एवरेज हम मानकर चल रहे हैं, बट जब आपका प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। आप बिजनेस में भी हैं तो कभी कभी आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी। या उसके अलावा आप कई बार देखिए, कॉर्पोरेट में हम जानते हैं कि जॉब स्विचिंग बहुत कॉमन है। कुछ हम्म। साल के बाद में आपको अगर ग्रोथ आपकी कंपनी में नहीं मिल रही है, तो शायद आप कहीं और जाएंगे, वहां ग्रोथ मिले तभी जाएंगे, तो तब आपकी सैलरी बढ़ेगी। उस यस। वक्त पर जितनी रेशियो में सैलरी बढ़ रही है या बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, उसी रेशियो में आप अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी को बढ़ा दें। तो ये हम्म। नहीं कि शुरुआत कितने से की है। अगर आप ये फॉर्मूला करते रहे, तो आप, मैं बोल रहा हूं आपको, मतलब हम जो बोलते हैं ना, अब तो खैर वो लखपति करोड़पति छोटी बात हो गई। आप ये कीजिए कि आपका 100 करोड़ का नेटवर्क हो, वो आपका टारगेट होना चाहिए। मैं वो हम्म। सिंपल बताऊं आपको, अगर ना कोई व्यक्ति मतलब एक 10,000 रुपीज की एसआईपी करता है पर मंथ की, और 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम मानकर चलें, तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया बनता है 10,000 हम्म। की एसआईपी से। लेकिन अगर हम इसे स्टेप अप कर दें 10% से, तो ये डबल हो जाता है। तो एग्जाम्पल मैंने 10,000 का दिया, बट आप समझ सकती हैं कि अगर 10,000 से वो व्यक्ति स्टार्ट करेगा, जिसकी स्टार्टिंग में सैलरी 30,000 रुपीज की है, तो ऑब्वियसली जब उसकी सैलरी बढ़कर 1 लाख 2 लाख हो जाएगी तो रेशो बढ़ जाएगा। तो हम्म। कितने करोड़ बनेंगे। तो हम्म। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा बहुत होता है, वो ध्यान रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। दूसरी बात, जो स्टेप अप वाली मैंने बात की, इसे आप ऐड कर देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो शुरुआत कर दीजिए जितना पैसा आपके पास है उससे, और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अपनी इनकम के रेशो में जिस हिसाब से बढ़ती है, एसआईपी को बढ़ाते रहिए, और कुछ नहीं करना है आपको, बस ये करिए, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और ये बहुत ही सिंपली हो सकता है अगर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक मेंटेनेंस अगर बनी रहेगी सर, तो मुझे बिल्कुल लगता तनीषा, सही कहा है आपने। एक बैलेंस जो आउटफ्लो जा रहा है पैसों का, वो अगर बैलेंस आउट रहेगा। इवन सर आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि इन सब वर्ड्स में जो कि एसआईपी में भी लोग इसलिए भी जाएंगे, पेनल्टी से डर लगता है सबको। पेनल्टी यहाँ नहीं लगेगी, आप पॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली एसआईपी इज अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो, एंड ही इज कि आप भाई वापस सांस लें और फिर से मेरे में इन्वेस्ट करना शुरू करें, ऐसा माहौल बना देता है सर, इसी तनीषा, के मैं एक साथ। बात ऐड करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बात यस से सर मुझे प्लीज। याद आया, बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे कंट्री में क्या है, मतलब ठीक है, जेंजी ने तो वो नहीं देखा, बट हम लोगों ने काफी देखा हुआ है कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते थे। हम्म। 15 साल 20 साल की पॉलिसी होती थी, और उसमें कंडीशन होती थी कि बीच में आपने बंद कर दिया तो आपको बहुत ही कम पैसा मिलेगा, उसके जितना हाँ। आपका गया हुआ है उसके सामने 30 40% ही हाथ में आता था। तो हम्म। निवेशक को कई बार कमिटमेंट में डर लगता है कि भाई मैंने कमिटमेंट तो ले लिया, मैंने हम्म। कह तो दिया 20 साल की एसआईपी करेंगे, बीच में बंद हुआ तो क्या। तो ये हम्म। बात बताना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हाँ। पर आप कभी भी एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं, जो पैसा जमा हो गया उसे निकाल सकते हैं। ये चाहें कि जो पैसा जमा हुआ उसको नहीं निकालना है, बट हाँ। आगे की एसआईपी रोकनी है, वो भी कर सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है
कि आपको एसआईपी को उससे कंपेयर नहीं करना है जो आपने पास्ट में इंश्योरेंस में देखा था और नुकसान हो हाँ। सकता है हुआ हो। तो म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके लिए यहाँ पर निवेश करना मेरे हिसाब से बनता है। मतलब सेविंग एक तरीके से बर्डन नहीं पड़ता है किसी के। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा कि म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है अब जीडीपी का 21% तक पहुंच गया है, और आरबीआई की लिक्विडिटी बढ़ाने वाली जो पॉलिसी से बाजार के उतार चढ़ाव पर क्या असर होगा, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से तो मैं नहीं कहूंगा कि उतार चढ़ाव पर इसका फर्क होना चाहिए, बट इस वक्त पर हमारा जो मेन नजरें हैं, हमारी नजरें वो है अपना ट्रेड डील पर। तो हाँ। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका वेट करना है और किस तरह से ये चीजें सेटल होती हैं। तो एक बार अमेरिका के साथ में ट्रेड डील ये हो जाता है तो उसके बाद क्लैरिटी बहुत हो जाएगी। बट फिर भी निवेशकों की बात माननी चाहिए और समझनी चाहिए कि जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, ये इक्विटी मार्केट का इनहेरेंट नेचर है, इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो टैरिफ हो, या फिर कोई और कारण हो, बट इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहते हैं तो मार्केट नीचे आएगा और वो ऊपर भी जाएगा। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आदमी हो या फिर शेयर मार्केट, एक दिन जाना ऊपर ही है, ये बात तय है। ठीक है, तो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म तक वेट कीजिए, अपने गोल के हिसाब से निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट से नहीं होता है। बस जैसा हमने शुरुआत में कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाना है तो कुछ पैसा साइड में आप रख सकते हैं। उस पैसे को जहां जहां पर आपको लगता है, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कंजम्पशन में, ऑटोमोबाइल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेक्स में, यहाँ पर थोड़े अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा निवेश इस तरह की फंड्स में, जिन्हें हम थीमेटिक फंड्स कहते हैं, सेक्टोरल फंड्स कहते हैं, उनमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अपने डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना चाहिए, उन्हीं में एसआईपी करनी चाहिए। कई बार तनिषा ऐसा भी होता है, हमने देखा जैसे डिफेंस में बहुत सी ग्रोथ थी, तो निवेशकों ने क्या किया, उन्होंने पूरा पैसा अपने डिफेंस में लगा दिया या हाँ। पीएसयू में लगा दिया। पीएसयू में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही थी, पूरा पैसा लगा दिया। उसके बाद में हमने देखा वहां पर करेक्शन बहुत ज्यादा आया तो उनका नुकसान हो गया। तो ऑब्वियसली जहां पर अब रिटर्न बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, वहां पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि थीम्स या सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं। कभी एक सेक्टर काम करता है अच्छा, कभी दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपको बिल्कुल। अपना मेजर 75% 80% एलोकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स उनमें करना चाहिए। 25-30% आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, कुछ सेक्टर्स का, कुछ थीम्स का। तो थोड़ा पैसा उन थीम्स में लगाकर आप ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद वहां पर रख सकते हैं। लेकिन वहां से कब एग्जिट करना है वो भी ध्यान देना होगा। जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, कुछ और क्यूज में मिलते हैं, तो वहां से निकलकर आपको दूसरे सेक्टर में जाना भी होता है। तो सबके लिए नहीं, पर जो सीजन इन्वेस्टर हैं, काफी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़े सेक्टर्स को समझते हैं, न्यूज पर ध्यान देते हैं और तनिषा तनिषा का शो देखते रहते हैं, वो लोग बिल्कुल थोड़ा इन्वेस्टमेंट इस तरह के थीमेटिक फंड्स वगैरह में कर सकते हैं। थैंक यू सर प्रमोटिंग मी टू। सर सब आप जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ जानती हूँ, इन सवालों के पीछे मेरे भी सवाल होते हैं। बोलिए, कोई और सर सवाल है तो एक बताइए। एक और मेरा सवाल आपसे इसी के साथ आ रहा है कि जो छोटे और मिड कैप फंड्स में 20% तक ग्रोथ हुई है, और आरबीआई की ग्रोथ फोकस्ड पॉलिसी से ये फंड्स अब सुरक्षित निवेश है या सिर्फ क्या है सर? एक्चुअली आरबीआई पॉलिसी के आने के बाद से कई चीजें उसके ऊपर निर्भर होते हुए सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं उससे इंटरकनेक्ट कर रही हूँ। लेकिन ये सवाल मेरा इन जनरल भी है कि अगर मिड कैप्स में ग्रोथ देखी जा रही है तो इसका इन्वेस्टमेंट के पोर्ट मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज को कैसे हम देख सकते हैं, आर दे सेफ या भी अप क्राउड होना बाकी है? सर व्हाट्स योर व्यू? पहली बात करते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी से मिड कैप या स्मॉल कैप में क्या फर्क हो सकता है। देखिए, इसका एक ही फर्क हो सकता है कि कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। अगर उनका जो लोन है उसका इंटरेस्ट कम होता है तो उनके मार्जिन बढ़ेंगे, ये एक फायदा है। कंपनी एक्सपेंशन पे जा सकती है, क्योंकि हम स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो लार्ज कैप के मुकाबले ये कंपनियों में ग्रोथ ज्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप स्पेशली हम बात करें तो वो एक्सपेंशन फेज में होती है ना। छोटी हाँ। कंपनी है तो चाहेगी कि वो और अपनी ब्रांचेस खोले और बिजनेस को बढ़ाए, वो उसमें और पैसा इन्फ्यूज करे। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो जो छोटी कंपनी है उसको पैसा और उसमें इन्वेस्ट करना है तो कहाँ से करेंगे? अगर वो लोन लेते हैं और सस्ते में लोन मिल रहा है तो ज्यादा लेना चाहेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे। तो इस तरह से जो छोटी कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ
ज्यादा देखी जा सकती है। एक जनरल एग्जाम्पल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक बात समझनी चाहिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव जब बात आती है तो लार्ज कैप ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो दिग्गज कंपनी है, जहां पर आप उतार चढ़ाव कम देखते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो ग्रोथ भी ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, उतार चढ़ाव भी यहाँ पे ज्यादा होता है। तो इसके लिए निवेशकों को अपना रिस्क को समझते हुए ही निवेश करना चाहिए। ये समझकर कि इस वक्त पर हम ये देखें कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ होगी, तो लार्ज कैप में भी ऐसी बात नहीं है। हमने से बात की, इस वक्त पर उनके पास पैसा है, उनको सस्ते रेट में वैसे भी लोन मिलता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं। जैसे आप देखते हैं ना, इन जनरल एक इंडिविजुअल है, उसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसको कम रेट पर लोन मिलता है। तो कंपनीज में जो दिग्गज कंपनी होती हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, उन्हें कम रेट पर लोन मिल जाते हैं। कई बार तो उनकी खुद की अपनी फाइनेंशियल आर्म्स होती हैं। कंपनी मान लीजिए ऑयल एंड गैस में है, पर उनका अपना खुद एनबीएफसी भी है। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि छोटी कंपनी को ही फायदा होगा, बड़ी कंपनी को नहीं, सभी को इस चीजों का फायदा होता है। आप अपने पोर्टफोलियो में ध्यान रखिए, अगर इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है 50% लार्ज कैप में रहिए, 30% आप मिड कैप में रहिए, 20% स्मॉल कैप कर लीजिए। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी रहेगी, स्टेबिलिटी भी रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात तो तय है कि लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप को आउटperform कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। बट क्योंकि उतार चढ़ाव ज्यादा होता है उसमें, तो कई बार क्या होता है, निवेशक हिस्टोरिकल रिटर्न देख के आ तो जाते हैं, उनको लगता है कि स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, पर जब मार्केट गिरता है तो मार्केट से निकल जाते हैं और फिर वो म्यूचुअल फंड से निकल जाते हैं बाहर। तो इसके लिए मेरा मानना यह है कि आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है पोर्टफोलियो में। इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी कुछ होना चाहिए। विद इन इक्विटी आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब तरह का एक्सपोजर रहेगा। तो ही आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सर इसी के साथ मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि अगर आरबीआई आगे रेपो रेट और घटाता है तो पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स में निवेश कैसे बढ़ेगा, और जो एक्टिव है जैसे पैसिव का संतुलन कैसे बढ़ेगा या बदलेगा? आपको क्या लगता है सर, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, पहली बात मैं थोड़ा सा बता दूं कि पैसिव और एक्टिव में अंतर क्या होता है, यस क्योंकि सर। कई बार ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो पैसिव फंड्स होते हैं वो बेसिकली इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक लार्ज कैप फंड की, तो लार्ज कैप में आपके पास में एक उदाहरण के तौर पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, या एसबीआई लार्ज कैप फंड है। और दूसरी तरफ आपके पास में एसबीआई निफ्टी 50 इक्विटी फंड है, इंडेक्स फंड है। तो एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या कर रहा है, वो पैसिव फंड है। उसका जो पैसा है जो उस फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो उन्हीं स्टॉक्स में, उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट होगा जो निफ्टी 50 में कंपनीज है। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है, वही 50 कंपनी आपके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मिलेंगी। और जब हम बात करते हैं एक्टिव फंड की, तो वहां पर फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कौन कौन सी अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। तो हम जानते हैं जब लार्ज कैप की डेफिनेशन क्या है, जो इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं। अगली जो 150 कंपनीज हैं वो मिड कैप कहलाती हैं। उसके बाद की जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कहलाती हैं। तो ऐसे तो 6,500 के आसपास कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, पर टॉप 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप के अंदर फंड मैनेजर के पास चॉइस है। अब अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उन 100 कंपनी में से मुझे कौन सी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लेनी है। पर जो पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, उसमें फंड मैनेजर डिसाइड नहीं कर सकते। जो इंडेक्स में एनएससी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 50 कंपनी है, वही 50 कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगी। तो अब बात आती है कि दोनों में फायदा कहां पर होगा। देखिए, पहली बात यह है कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा, है ना। अगर वो जो इंडिया की 50 कंपनी है वो ग्रोथ करती हैं, वो आपके एक्टिव फंड में भी रहेंगी, वो पैसिव फंड में भी रहेंगी। बट एक बात है कि एक्टिव या पैसिव ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि निवेशकों को एक्टिव और पैसिव दोनों ही अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। उसकी वजह क्या है, कई बार क्या होता है कि आपने एक पैसिव फंड में निवेश किया और आपने देखा कि निफ्टी 50 ऊपर गया, तो आपके पास निफ्टी 50 फंड था, या आपके पास निफ्टी 100 फंड है या निफ्टी मिड कैप फंड है, और वो इंडेक्स ऊपर गया, तो आपका पैसा भी उस हिसाब से बढ़ेगा। एक्टिव फंड में हो सकता है कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक लिए थे पोर्टफोलियो में वो डिफरेंट थे तो उन्हीं 100 में से, उन्हीं 150 में से, पर अलग थे, तो रिटर्न्स अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज है कि फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, तो कोशिश ये होती है कि वो इंडेक्स को बीट करे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्स से ज्यादा हो। तो कई बार कॉल गलत जाने पर हो सकता है कि आपका इंडेक्स फंड बेहतर रिटर्न दे रहा हो, एक्टिव फंड नहीं दे रहा हो। बट कोशिश की बात की जाए या हिस्टोरिकली बात की जाए,
तो जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोनों रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो ये बेहतर होगा। लेकिन एक बात और बोल दूं कि इंडेक्स फंड सभी एक जैसे नहीं होते हैं। एक तरफ मैंने उदाहरण दिया आपको निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का। वहीं आपके पास में इंडेक्स में बहुत सारे सेक्टरल फंड भी होते हैं, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, है ना। तो वहां पर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो अगर इंडेक्स फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो पहला मेरा ये है आम निवेशक के लिए कि आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, जो ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस हैं उन्हीं में निवेश कीजिए। और साथ में एक्टिव फंड जो हैं उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कीजिए। हम्म। मतलब उसमें तो करिए ही और साथ में उनको एड ऑन करते जाइए। बिल्कुल। हम्म। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अब बजट भी पास आ रहा है सर, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या क्या जो कौन कौन से जो ऐसे आप पोर्टफोलियोज में हम ऐसे अपने म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, या फिर उस समय उस जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं जो तब तक के लिए चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, स्टॉक्स पे मैं राय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स पे मैं म्यूचुअल फंड। आपको राय दूंगा। हम्म। तो पहली बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, हम्म। जिन्हें मार्केट के बारे में बहुत समझ नहीं है, वो इवेंट्स पे ध्यान ना दें। ठीक है। हम्म। वो चुपचाप डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करें। हम्म। और जो इवेंट्स होते हैं उसका फायदा उन्हें तब भी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके फंड को मैनेज कौन करता है? फंड मैनेजर। और हम्म। फंड मैनेजर रिसर्च करते हैं, वो इन इवेंट्स का भी ध्यान रखते हैं, वो कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। तो जो हम्म। पोर्टफोलियो में बदलाव करने हैं वो खुद ही कर लेंगे। हम्म। तो आपने मान लीजिए कोई भी एक लार्ज कैप फंड लिया, मिड कैप फंड लिया, स्मॉल कैप फंड लिया, उसके अंदर जो स्टॉक्स में बदलाव करने वाले हैं फंड मैनेजर आपके एक्टिव फंड में करेंगे। हम्म। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनको मार्केट की अच्छी समझ होती है। जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल एलोकेशन, कि अपने पोर्टफोलियो का 20-25% आपने रखा हुआ है इन सब चीजों के लिए, कि जब भी कोई इवेंट होगा तो वहां पर मुझे किस तरह का फायदा दिखाई दे सकता है। तो ऐसे निवेशक जरूर ध्यान देते हैं। जैसे कि हम बात करें बजट की, आपने बात की बजट से क्या उम्मीद की जा सकती है, पहली बात यह है। तो अगर बजट से आप उम्मीद करते हैं कि डिफेंस में हो सकता है कि गवर्नमेंट एलोकेशन और बढ़ाए, है ना, तो डिफेंस को इसका फायदा होगा, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा एलोकेशन डिफेंस में बढ़ा लेंगे। अभी तक मैं नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप बजट में किस तरह की उम्मीद रख एग्जाम्पल के तौर पे सकते हैं। बात की, हाँ, Yes. टू तो मेक बजट में पीपल ये मोर उम्मीदें होती हैं कि अंडरस्टैंड। शायद गवर्नमेंट इस बार हेल्थ केयर का बजट बढ़ाएगी, हम्म। गवर्नमेंट हो सकता है कि इस बार डिफेंस का बजट बढ़ाएगी, हम्म। इससे इन सेक्टर्स को फायदा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इनकम टैक्स के रेट रिवाइज होंगे, अगर हम्म। रेट फिर से रिवाइज होते हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ में पैसा बचेगा, तो कंजम्पशन हम्म। आपका और बूस्ट हो सकता है। तो कंजम्पशन जो थीम है वहां पर फायदा हो सकता है। तो इस तरह के इवेंट से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स पर आपको फायदा हो सकता है। बट इन जनरल भी मैं बात करूं, अगर बजट की भी बात कर लें और जो हम्म। इस साल में बदलाव हुए हैं इंक्लूडिंग ये रेट कट, तो एक बात है कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल, उसके बाद में आपका हेल्थ केयर, बैंकिंग, ये सभी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको थोड़ी ग्रोथ की संभावना दिखाई देती है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही वेल डाइवर्सिफाइड है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो इस तरह की थीम में अपना एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर गवर्नमेंट कैपेक्स पे खर्च कर रही है, हम मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है, आत्मनिर्भर भारत। काफी चीजें गवर्नमेंट ने की हैं। अब हम्म। ऐसे में हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आगे भी चलकर गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पर ज्यादा ध्यान देगी और देना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेंगे, देखिए हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी मानी जाती है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो हम्म। बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स हैं जहां पर आप देख रहे हैं, जैसे हमने शुरुआत में बात की, क्विक कॉमर्स वगैरह जैसे है ना, छोटे छोटे जगहों पर अब क्विक कॉमर्स पहुंच चुका है। आप देखोगे कि छोटी जगहों में भी आप लोग ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू करते हैं। तो ये चीजें मेट्रो तक ही सीमित नहीं है। तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन तो है ही, यंग जनरेशन बहुत बड़ी है, तो यंग जनरेशन इन चीजों का फायदा ले रही है। तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कंजम्पशन बढ़ेगा, इस तरह के सेक्टर्स बढ़ेंगे। तो इस तरह की थीम्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कंजम्पशन हो, इन चीजों में निवेश से फायदा हो सकता है। तो जो बजट की आपने बात की, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में शायद सरकार, जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर होते हुए देखा, हम्म। है ना, हम्म। तो हमें एक बात समझ में आती है, गवर्नमेंट डिफेंस पर शायद ध्यान देगी, ठीक है। हेल्थ केयर पर ध्यान देगी, कंजम्पशन पर रहेगा। तो इस तरह के सेक्टर्स में थोड़ा एलोकेशन करने से शायद
निवेशकों को फायदा हो सकता है, अगर गवर्नमेंट इस पर, हम जो सोच रहे हैं वैसा यदि होगा तब। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं सर। सर इसी के जैसे आपने अभी छोटे शहरों की और जो जिन एरियाज में अभी अपग्रेड नहीं था वो अपग्रेड और उस पर सेक्टोरली बात की, तो सर टियर 2 टियर 3 शहरों के लिए मैं एसआईपी की नज़रों से भी देखना चाहूंगी कि 30% तक ग्रोथ हुई है वहां पे। तो आपको क्या लगता है सर कि जो छोटे शहरों, जो ग्रामीण निवेशक हैं जो वहां पे हैं, क्या म्यूचुअल फंड उनके लिए कैसे आसान और हो सकता है? क्या क्या आपको लगता है कि टूल्स हैं या फिर कैसे आसान हो सकता है इन फ्यूचर? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तनिषा आपने। थैंक यू सर। और हाँ, क्योंकि क्या है ना, एक तो डेटा तो प्रूव कर ही रहा है कि हम्म। टीयर 1 के मुकाबले जो B30, जिनको हम बियॉन्ड 30 कहते हैं, हम्म। एक लिस्ट क्रिएट की गई है। 30 टॉप सिटी है, तो T30 होते हैं, उसके बियॉन्ड जो होते हैं B30 होते हैं। हम्म। तो B30 सिटीज में इस वक्त हमने अच्छी ग्रोथ देखी है SIP में। हम्म। लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये और बढ़नी चाहिए। तो होना क्या चाहिए, एक तो अभी अभी आपको मालूम है कि जो अभी इम्प्लीमेंट होगा, हम्म। सेबी ने एक नया एक चीज की है कि इंसेंटिवाइज करने के लिए, मतलब एमफी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड प्रमोट करते हैं। अगर मैं थोड़ा और ऐड करूं तो आप जानती हैं कि यहाँ पर रेगुलर फंड, डायरेक्ट फंड्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं हम्म। म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप बाय करते हैं। तो हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज करने की बात कही गई है। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर नया इन्वेस्टर जोड़ता है हम्म। तो उसको अलग से कुछ इंसेंटिव मिलेगा, ₹2000 तक उसको इंसेंटिव मिल सकता है। और ये जो इंसेंटिव मिलेगा इसका बोझ इन्वेस्टर पर नहीं पड़ेगा। जो हम्म। इन्वेस्टर एजुकेशन फंड है एमपी के पास, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं, उन्हें अपने बिजनेस का थोड़ा हिस्सा, हम्म। 0.02% रखना होता है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। हम्म। उस फंड में से एमपी खर्च करेगा इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो आप सोचिए कितना अच्छा है, हम्म। आपके इन्वेस्टर पर कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है। हम्म। और जो पैसा है उस पैसे को छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए खर्चा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक तरीका जो हुआ है अच्छा है। दूसरी बात, और अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। हम्म। अभी भी जो अवेयरनेस हो रही है काफी अच्छा, जो एमपी ने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चलाया। अ, बहुत सारे जो फंड हाउसेस के लेवल पर बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन हुए। फिर हम्म। आप और हम जैसे लोग भी जो मीडिया में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हम्म। इन सब का फायदा बिल्कुल हुआ है और नए निवेशक जुड़ रहे हैं। हम्म। एक और चीज जो हो सकती है वो ये है कि थोड़े से फंड्स को और सिंप्लीफाई किया जाए। तो हम्म। हो सकता है कि इस तरह की कैटेगरी, जैसे कि अभी आप जानती हैं कि जो मैक्रो एसआईपी भी उसी तरह एक कदम है कि ₹100 से आप निवेश कर सकते हैं। एक कदम यह है कि ऐसे फंड्स जहां पर इन्वेस्टर को समझना बहुत आसान हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसे निवेशक जिन्होंने कभी नहीं किया उन्हें आप ये कहें कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के फंड में निवेश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर उनको पहले शुरुआत में इन्हीं फंड्स में लेके आएंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास छूट है कि निवेशक कोई भी फंड में निवेश कर सकता है और पास रिटर्न देखकर निवेशक ने मान लीजिए स्मॉल कैप में ही निवेश करना शुरू कर दिया, हम्म। तो छोटे शहर में पहला फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और स्मॉल कैप से इन्वेस्ट कर रहा है, उसका हम्म। हो सकता है एक्सपीरियंस खराब हो जाए और फिर उसको लगे कि नहीं, म्यूचुअल फंड अच्छी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे किया जाए कि नए निवेशकों के लिए कुछ फंड्स ऐसे हों जो सिंपल हैं और उनको शुरुआत में पहली बार में वहां पे निवेश से शुरुआत कराई जाए। हमारे पास चॉइस तो आज भी है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रखी जाए कि पहली बार शुरुआत जो पहली बार कर रहा है उसकी इतनी इनकम है, तो कुछ ऐसा हो तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी तरफ और ध्यान दिया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से इस वक्त पर पूरा जो इकोसिस्टम है वो काफी हद तक इस तरफ काम कर रहा है कि छोटे शहरों से एसआईपी बढ़ रही है और आगे और बढ़नी चाहिए। और मैं तो इस शो के माध्यम से इतना कहूंगा कि आप बहुत लालच मत कीजिए शॉर्ट टर्म में, या शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहेंगे और एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे, स्पेशली क्योंकि लमसम में ऐसा होता है कि आपने पीक पर इन्वेस्ट किया, मार्केट करेक्शन आया, मार्केट में थोड़ा नुकसान हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म की एसआईपी करेंगे, और स्टडी कहती है अगर किसी ने निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड्स में 8 साल तक कंटिन्यूस इन्वेस्ट किया है तो उनको कभी नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी टाइम से शुरू करके किसी भी टाइम तक खत्म किया, पर 8 साल का अगर होराइजन था तो कभी नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है यूनिट्स कम मिलती है, मार्केट नीचे आता है यूनिट ज्यादा मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आप अपने छोटा हिस्सा कम से कम अगर नहीं करते हैं
तो भी लॉन्ग टर्म के लिए छोटा हिस्सा कीजिए, बट वहां पर आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। बाकी जो शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं आप, जहां पे करना करते रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के हिसाब से कम अपने पैसों का छोटा हिस्सा, अगर आप 30% बचा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30% पूरा आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। आप उसमें से भी अगर 10% भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा, तो उसकी उम्मीद म्यूचुअल फंड से आप ज्यादा रख सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर असेट क्लास। हम्म। सर इसी के साथ मेरे एक और सवाल होगा सर, टीयर 2 3 की हमने बात की कि वहां पे कैसे हम ग्रेड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इसी के साथ सर जो महिलाएं हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा जेंडर स्पेसिफिकाई इसलिए करना चाहूंगी सर, क्योंकि बेसिकली जो हाउसवाइफ्स होती हैं सर, जो हु आर नॉट मतलब नॉन अर्निंग फीमेल्स जो हैं, वो हो गई, या फिर 25 से 40 साल के बीच के जो युवा हो गए, जो अभी निवेश सर ये भी है कि हर इंसान अभी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन से नहीं रूबरू होता है। आज भी कुछ लोग एफडी कराते हैं, उनका अपना वे होता है, लेकिन रिटर्न्स के बारे में ढंग से एजुकेटेड या स्टडी नहीं हो पाते हैं, अपग्रेडेड नहीं हो पाते हैं। बहरहाल सर, अगर महिलाएं हैं या फिर एक युवाएं हैं जो म्यूचुअल फंड्स में, उनका निवेश भी बढ़ रहा है। फीमेल्स एक जार सेविंग करके म्यूचुअल फंड, मतलब आप ऐसे भी पैसे बचा सकते हैं। एड्स आ रहे हैं, लोग उनसे थोड़ा रूबरू हो रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे फीमेल्स, मतलब जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं, उनका भी जो इन्वेस्टमेंट वो है, पोर्टफोलियो है, क्या वो राइज अप होगा और उनको क्या फायदा होगा रिटर्न्स का? क्या कोई पॉलिसी है जिसके ऊपर काम करा जा सकता है, या फिर दे आर ग्रोइंग? आपका क्या कहना है सर? मतलब मेरा सवाल है कि जेंडर स्पेसिफिकेशंस में, कि अब और भी अदर rather than investors, other genders भी are coming forward for the investment. So what's your call on that, sir? परीक्षा बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात कि क्या किया जा रहा है, तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि टीयर 2 सिटीज के लिए, उसमें वीमेन भी इंक्लूडेड है, कि हम्म। अगर महिलाओं से निवेश आता है तो उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो हम्म। इसका मतलब सरकार भी चाहती है, रेगुलेटर भी चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े निवेश में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर काम हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम करें जागरूकता की बात, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी। बहुत सारे दूसरे म्यूचुअल फंड ने भी बहुत सारा काम किया, पर मेरे एग्जांपल याद आया अभी एग्जाम्पल ले आपसे रहे हैं बात हम, हाँ। करते करते, बरनी से आजादी। तो बरनी से आजादी में यही हुआ कि देखिए, महिलाएं पहले भी पैसे बचाकर और कहीं ना कहीं छुपाकर रखती थी। एक ट्रेंड रहा है चावल हमारी में, कंट्री गुल्लक में। में, हाँ हाँ। बिल्कुल, हम अपनी मदर और ग्रैंड मदर यस। की बात करें, तो डेफिनेटली उन्होंने वहां से भी शुरुआत की। थोड़े बहुत पैसे जो भी बचाती थी, वो तो कहीं ना कहीं वो रख देती थी, है ना। हम्म। तो लेकिन बात यह है कि वो बर्नी में रखने की बजाय अब वो मार्केट में आना चाहिए पैसा, ताकि वो बढ़े भी। क्योंकि हम्म। अदरवाइज क्या होगा, पैसा बच तो गया, लेकिन महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। तो इसके लिए अगर वो पैसा बचाए वो बर्नी में रहेगा, तो बर्नी का एग्जाम्पल दिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, पर कहने का मतलब वही है कि पैसा निकाल के आप उसको अटैची में रख दें, या आप कहीं हाँ, बॉक्स में रखें, गुल्लक में रख दें। गुल्लक में रख दें, तो उसके बजाय आप उसको पैसे को लगाइए। तो कहाँ लगाना है? 100 रुपए की एसआईपी है। आप हम्म। 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, जो चाहें उसको एसआईपी में लगाइए। हम्म। और उसमें भी एसआईपी कहाँ करनी है? शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप में आ जाएं, नहीं। आप या तो फिर निफ्टी 50 फंड, एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर लें शुरुआत में, या फिर एक हाइब्रिड फंड, एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में, या मल्टी असड लोकेशन फंड में आप निवेश कर लें। तो हम्म। पहली एसआईपी जो हो वो आपकी, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पैसा बनाना है, बट कम से कम मुझे फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले या आरडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिल सके, उस उम्मीद के साथ। और मुझे कम से कम जो गुल्लक की हम बात कर रहे हैं, बर्नी की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर मेरा एक्सपीरियंस हो। तो आप जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड में आप छोटी एसआईपी शुरू करें। बढ़ तो बाद में जाएगी, आपका एक्सपीरियंस हम्म। अच्छा रहेगा, आपको रिटर्न दिखाई देंगे, आप बढ़ा भी लेंगे, भरोसा भी बढ़ेगा। बट जरूरत यह है कि शुरुआत आप करें। तो एक तरफ तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो शायद वो भी थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, और इन्वेस्टर्स की बात समझनी चाहिए कि अगर हम पैसा मार्केट में लगाएंगे, उससे वो जो पैसा आएगा, उससे देश की भी प्रगति होती है, और इन्वेस्टर्स को भी उसका फायदा मिलता है। फायदा मिलता है। सर इसी के साथ मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। मैंने, मुझे लगता है, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे सर, लेकिन अंदर जैसे जैसे बात आ रही है सर, वैसे वैसे सवाल मन में आए जा रहे हैं
क्योंकि इतने तरीके से उन सबको आपने समझाया है कि मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई ऐसा सवाल होगा जो किसी के मन में रह सकता है। सर जैसे अब देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रही है, 7% के ऊपर जा रही है। सर थीमेटिक फंड्स जो हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, में निवेश के अवसर क्या हैं सर, और एसआईपी के जरिए हम इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं? ये उसका इसका उत्तर वैसे मैंने पहले ही दे दिया आपको कि जिस हाँ। हिसाब से जीडीपी बढ़ने के अनुमान है, या हाँ। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए कि हाँ। इनकम टैक्स के रेट रिवीजन, जीएसटी के रेट जो रिवाइज हुए, प्लस हाँ। जो रेट कट हुए, बजट हाँ। आने वाला है, इन सब बातों को लेकर हाँ। हमने इस बात का जिक्र हाँ, कि कैसे किया डिफेंस आपने। की तरफ बढ़ सकते बिल्कुल। हैं, ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भी। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, हाँ। एग्जाम्पल है। इवन हाँ। अगर हम बजट की भी बात करें, तो अगर सरकार कैपेक्स बढ़ाती है तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड्स हैं उसको इसका फायदा मिलेगा। उसके अलावा इंफ्रा के साथ साथ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कंजम्पशन का मैंने एग्जांपल दिया, रियल एस्टेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्यों यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, हाँ। हेल्थ केयर की मैंने बात की, तो डिफेंस की मैंने बात की। तो इस तरह के जो है इंफ्रा फंड हो या ये हो थीमेटिक फंड्स या सेक्टरल फंड्स में यहाँ पर फायदा होते हुए दिखाई दे सकता है। अब बात होती है कैसे निवेश कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करते हैं, इसी तरह से आप थीमेटिक फंड में निवेश करते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट, मतलब जितनी फंड हाउसेज हैं उसमें से अधिकतर फंड हाउसेज के पास बहुत सारे थीमेटिक फंड हैं, और पिछले 1-2 साल में तो बहुत सारे आपने देखा होगा न्यू फंड ऑफर एनएफओ भी आए हैं। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो किसी भी अच्छे फंड हाउस का जो फंड पुराना है, परफॉर्म कर रहा है, ऐसे एक इंफ्रा फंड में आप निवेश कर सकते हैं। इसी हाँ। तरह से अगर आपको लगता है कि एक ऑटोमोबाइल फंड में ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है, मैंने आपको कारण बताया किस तरह से हाँ। यहाँ पर निवेशक को ज्यादा, मतलब लोग बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, टू व्हीलर से फोर व्हीलर पर आ रहे हैं, है ना, महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, सिडान से एसयूवी पर आ रहे हैं। तो हाँ। हो सकता है यहाँ पर जो बढ़ेगा तो आप इस तरह से फायदा होगा, तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल थीमेटिक फंड जो है उसमें निवेश किया जा सकता है। तो एसआईपी यहाँ पर भी आप माइक्रो एसआईपी भी कर सकते हैं, आप एसआईपी कर सकते हैं, रूल कोई डिफरेंट नहीं है। बट कहना यह है कि एक तो पहली बात, अगर नए निवेशक हैं तो ना करें। आप हाँ। नए निवेशक हैं तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में ही करें। हाँ। पर अगर आप मैच्योर हैं, आप सीजन इन्वेस्टर हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत निवेश इस तरह के थीम, इंफ्रा थीम, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। इनमें थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। रूल सेम है, करने का तरीका एक ही है जो डाइवर्सिफाइड फंड के लिए वहीं पर है। पर यह है कि अगर इस वक्त के हिसाब से, चाहे जो भी बात हमने की, आपको लगता है कि अगर ब्रॉडर मार्केट जो रिटर्न देगा, निफ्टी 50 रिटर्न जो रहेंगे, उसके मुकाबले मुझे इस थीम में रिटर्न थोड़े बेहतर मिल सकते हैं, तो थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। पर यह समझना जरूरी है, थीमेटिक फंड में अगर रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क ले सकते हैं, सीजन इन्वेस्टर हैं, उन्हें ही थीमेटिक फंड में निवेश करना चाहिए। और जो थीम्स में पोटेंशियल दिखाई देता है उनका जिक्र मैंने किया, क्यों हो सकता है, बट ये सर अनुमान की बात होती है, गारंटी बिल्कुल नहीं दी जा सकती यहाँ पर कोई भी। पर क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से, कौन से सेक्टर्स, जैसे आपने इंफ्रा की बात की, क्यों हो सकता है, सिर्फ इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अगर इन चीजों पर है, गवर्नमेंट जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। करती है, जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ने की उम्मीद, आरबीआई ने कहा है कि और ज्यादा उम्मीद बढ़ा दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है। तो ये अनुमान है, पर सिर्फ और सिर्फ सीजन इन्वेस्टर्स को ही थीम्स और सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सबके लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर माने जा सकते हैं। हाँ। सर इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल, जिसके अंदर 3 सवाल होंगे मेरे, वो ये रहेगा कि सर साल 2025 अब अंत होने वाला है, और अंत होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा कि म्यूचुअल फंड का आउटलुक कैसा रहेगा साल 2025 का, अगर आप ओवरऑल देखेंगे? और अगले साल, या पहले इसी का ही मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। सर आपका क्या कहना है सर, साल 2025 के अंत तक म्यूचुअल फंड का आउटलुक क्या रहने वाला है? देखिए, पहली बात तो ट्रेड डील पर काफी कुछ डिपेंड करता है, तो वो एक उसका हाँ। इंतजार करना चाहिए। हम्म। दूसरी बात ये है कि फिलहाल जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी करेक्ट हुई भी हैं हम्म। मार्केट के, पर फिर भी अगर स्मॉल कैप मिड कैप की हम बात करें स्पेशली, तो अभी भी वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। हम्म। हम्म। तीसरी बात यह है कि तो इसको देखते हुए जो मैंने बात की, ट्रेड डील की बात की, और दूसरी बात जो वैल्यूएशंस की बात है, तो अगले 3-4 महीने और कह सकते हैं 6 महीने तक शायद आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखेंगे। हम्म। लेकिन अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो हम अभी देखिए दिसंबर में हैं, तो पहला क्वार्टर आप छोड़ दीजिए 2026 का, पर उसके आने वाले टाइम में आप अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम पूरे साल की बात कर रहे हैं,
तो यही कहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर को आप छोड़ दीजिए कि मार्च 2026 तक हम्म। शायद आप बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ ना देखें, पर उसके बाद आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छी ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए। तो हम्म। 2026 के लिए मेरा यही है निवेशकों को सलाह कि अभी जब मार्केट यहाँ पर है, इस इन इन लेवल्स पे यदि आप एंट्री करना शुरू करेंगे तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब उसका फायदा आपको ज्यादा होगा। दूसरी बात, अगर आप एसआईपी की जरिए निवेश करते हैं तो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात होती है, मार्केट नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, तब आपको ज्यादा सोचना नहीं है। तो 2026 का इक्विटी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। हम्म। शुरुआत के कुछ महीने शायद आपके थोड़े से अप एंड डाउन वाले रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हम पूरे साल की बात करें तो डेफिनेटली आप अच्छे ग्रोथ की संभावना रख सकते हैं। लेकिन एक लास्ट में कहना जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा ना ऐसी बात नहीं करता कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ इस तरफ लाने के लिए आकर्षण पैदा किया जाए, रिस्क बताना बहुत जरूरी है। तो 21 से 24 तक जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी थी इक्विटी मार्केट में, वो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी कि आप कहीं पे भी निवेश कर रहे थे आपको फायदा ही फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जो निवेशक नए हैं जिन्होंने अभी अभी 23-24 में 22-23 में शुरुआत की थी और वो ग्रोथ देखी थी, उसके साथ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि इक्विटी मार्केट में जो निवेश करते हैं तो आपको मतलब रिटर्न्स गारंटी नहीं होते, बात पता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से 12% के आसपास की आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए। हम्म। तो अगर आप 2026 की बात करें तो इस तरह के डबल डिजिट रिटर्न्स की आप उम्मीद के साथ में, लेकिन एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन साथ में आप निवेश करेंगे तो बिल्कुल आप शायद डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में निवेश करना चाहिए। ये कभी नहीं हो कि किसी एक साल में बहुत से तनिष एक बात एग्जाम्पल दूंगा, हम्म। हालांकि बहुत लंबी लंबी बातें हो रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी। तनिषा, गोल्ड में हमने देखा कि हाँ। लास्ट एक साल में गोल्ड ने 60% के आसपास रिटर्न दिए हैं, हम्म। और चांदी में तो उससे भी बेहतर दिए हैं। तो क्या मान के चला जाए कि अब तो भाई सब कुछ खत्म है और गोल्ड और सिल्वर ही बचे हैं जहां पर इस तरह रिटर्न होगा? ये तो हम जानते हैं ना कि 50, 60, 70% रिटर्न गोल्ड में आगे नहीं आएंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा। हम्म। तो ये कभी कभी होता है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कभी कभी आपके रिटर्न बहुत अलग तरीके के होते हैं, इसकी उम्मीद आपको नहीं होती है, उससे ज्यादा हो जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद करनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो 2026 का साल पहली बार 2025 के मुकाबले बेहतर रहेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। हम्म। पर इन्वेस्टर्स ये ना सोचें कि वो 2022-23 वाले रिटर्न्स आपको मिल पाएंगे। तो 25 से बेहतर, लेकिन अच्छी उम्मीद के साथ आपको निवेश करना चाहिए। आपने मेरे दोनों सवालों के जवाब भी दे दिए सर, इसी के साथ कि क्या टारगेट रह सकता है एसआईपी का, आपने इक्विटी के बारे में बताया, साथ ही आपने रिस्क भी मैनेज कैसे है उसके बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि सबको मेरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ऑलरेडी मुझे सारे जवाब दे दिए, बिकॉज मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये इंटरकनेक्टेड है। बाकी सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ज्यादा सरल भाषा में नए निवेशक के साथ साथ पुराने निवेशक सबको ये चीज समझाई कि कैसे, एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि कैसे, क्या कौन सा फंड क्यों है, उसका क्या मतलब है, ये भी हमने जाना, जिससे उनके लिए भी आसानी होगी उनको डिफरेंशिएट करने में और मे बी कैटेगराइज करने में कि मुझे अभी किस फंड में जाना चाहिए, कौन सा क्या फंड है, और क्या रिस्क हो सकते हैं, आगे मार्केट कैसी रख सकती है, आगे वाले क्वार्टर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, निवेश का सबसे अच्छा जो पार्ट है कौन सा हो सकता है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करनी है। सर आपने सभी जवाबों के जो थे मेरे, उनके सवालों के जो मेरे सवाल थे उनके जवाब बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। और हमारे निवेशकों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम सर के साथ फिर से एक नए एपिसोड में जुड़ेंगे और जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब सर से। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन हमारे इस एपिसोड में फायदे के फंड में। एंड थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो मनीषा, मच आपने फॉर मौका वॉचिंग। दिया और बड़ी अच्छी चर्चा रही। जी थैंक यू सर। वंस थैंक यू।